नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का आपके अपने परिवार भारतपुर पर आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 चल रहा है। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है, जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रैक्टिस सेट 9। और मैंने दिया था मैंने जो है प्रैक्टिस सेट 8वें में मैंने ये प्रश्न दिया था कि होमवर्क के रूप में खिलजी वंश का जो है संस्थापक कौन था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था प्यारे दोस्तों? तो खिलजी वंश के संस्थापक थे आपके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है खिलजी वंश के संस्थापक है। इनके बारे में मैं विस्तार से क्लास में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, समय नहीं है हमारे पास। तो चलिए बता देता हूं, कुछ लोगों का कमेंट आया था। सबसे पहला कमेंट आया था खुशी गुप्ता का। दूसरा आया था सोनल दुबे का। तीसरा आया था शुभम शर्मा। तीसरा नाम आया था शुभम शर्मा जी का कमेंट आया था। और चौथा आया था आपका सूरज यादव 96। और पांचवा नाम आया था आपका, यहाँ पे पांचवा नाम आया था आपका सूरज दुबे। ये जो है 5 नाम आए थे आपके, 5 ही कमेंट आए थे यहाँ पे। चलिए, इन लोगों का नाम जो है पहले आया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। होमवर्क के रूप में मैंने दिया था कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन है। तो चलिए ऐसे ही आप लोग अपना नाम बढ़ाते रहिए और हमारा भी मस्तिष्क ऊंचा करते रहिए, और मैं ऐसे ही क्वेश्चन देता रहूंगा आप लोगों को। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो प्यारे दोस्तों, मैं सत्य शोधक समाज की स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। सत्य शोधक समाज की स्थापना प्यारे दोस्तों महाराष्ट्र में हुआ था। और ज्योतिबा फुले ने किया था। और इन ज्योतिबा फुले की किताब का क्या नाम है? गुलामगिरी। गुलामगिरी। चलिए, गुलामगिरी। और प्यारे दोस्तों बात करेंगे, यह जो बुक थी गुलामगिरी, यह किस भाषा में लिखी गई थी? प्यारे दोस्तों, यह किस भाषा में लिखी गई थी? तो दोस्तों बताएंगे, यह मराठी भाषा में लिखी गई थी। और ज्योतिबा फुले जी के पत्नी का क्या नाम है? बहुत ही फेमस है। इनकी पत्नी का नाम क्या है? इनकी पत्नी का नाम क्या है प्यारे दोस्तों? सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले। यहाँ तक सभी को बात समझ में आ गई? इनकी पत्नी का नाम सावित्रीबाई फुले। सत्य शोधक समाज की स्थापना आपका प्यारे दोस्तों महाराष्ट्र में। और इनके ज्योतिबा फुले के किताब का क्या नाम है? इन्होंने एक बुक लिखा है, उनकी बुक का नाम है गुलामगिरी, और यह मराठी भाषा में गुलामगिरी लिखा गया है। चलिए, यहाँ तक बात समझ में आई? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी जो है आपका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो चलिए, 1873 में अगर मैं कुछ बात करूं यहाँ तक सभी को बात अच्छे समझ में आ गई? तो चलते हैं। मैं अगर बात करूं आपसे, अगर मैं पूछूं ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था प्यारे दोस्तों? ब्रह्म समाज की स्थापना बताएंगे सभी लोग। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1828 में जो है प्यारे दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। और अगर मैं पूछूं अगर मैं पूछूं आत्मीय समाज की स्थापना, आत्मीय समाज की स्थापना प्यारे दोस्तों 1815 ईस्वी में हुआ था। और अगर मैं पूछूं प्यारे दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना, प्रार्थना समाज
प्रार्थना समाज की स्थापना किन किन लोगों ने किया था? तो प्रार्थना समाज की स्थापना प्यारे दोस्तों एक हो गए आपके आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, एक तो ये हो गए प्रार्थना समाज के संस्थापक, और आपके हो गए एक तो हो गए आरजी भंडारकर, और एक हो गए प्यारे दोस्तों आपके एमजी रानाडे। चलिए यहां तक सभी को बात अच्छे समझ में आ रही है? अच्छे आ रही है? अगर मैं पूछूं गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे प्यारे दोस्तों? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सभी लोग बताएंगे गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो बताएंगे सभी लोग प्यारे दोस्त, बताएंगे गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के गोपाल कृष्ण गोखले जो है गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और अगर मैं बात करूं गोपाल कृष्ण गोखले जी के गुरु कौन थे? तो एमजी रानाडे। बात को याद रखेंगे दोस्तों, एमजी रानाडे। यहां तक सभी को बात अच्छे समझ में आ रही है? चलिए तो ऑप्शन हो जाएगा आपका, मैंने यहां पर बताया ऑप्शन नंबर जो है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में संथाल विद्रोह हुआ था? तो संथाल विद्रोह प्यारे दोस्तों 1855-56 में हुआ था। 1855 और 56 में जो है प्यारे दोस्तों संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह प्यारे दोस्तों यह एक मजदूर आंदोलन था, यह मजदूर विद्रोह था, और यह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ था। यह जो है प्यारे दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ था। और कहां हुआ था? किस राज्य में हुआ था? यह संथाल विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो बताएंगे झारखंड में। संथाल विद्रोह प्यारे दोस्तों झारखंड में, और इसको नेतृत्व करने वाले चार भाई थे। चार भाई कौन कौन से थे? एक थे आपके सिद्धू कान्हू, एक थे आपके सिद्धू और एक थे आपके कान्हू, और एक थे आपके चांद और एक थे आपके भैरव। संथाल विद्रोह को नेतृत्व करने वाले सिर्फ ये चार भाई थे। उनका क्या नाम था? सिद्धू, कान्हू और चांद और भैरव। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्यारे दोस्तों यह हुआ था 1855 और 56 में। 1855 में यह हुआ था। तो संथाल विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ झारखंड में 1855-56 में हुआ था। इसको नेतृत्व करने वाले चार भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। तो ऑप्शन नंबर है आपका डी जो है सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां तक सभी को बात अच्छे समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को ब्यास भी कहा जाता है? ब्यास बताएंगे प्यारे दोस्तों किस नदी को कहा जाता है? किस नदी का यहाँ पर प्राचीन नाम पूछा हुआ है? निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ब्यात है? किस नदी का प्राचीन नाम जो है प्यारे दोस्तों यहाँ पर ब्यात है? चलिए तो मैं बात करूंगा झेलम नदी का जो है नाम जो है ब्यात है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग झेलम नदी को हम लोग बितस्ता के नाम से या हाइडे स्पीच के नाम से भी जानते हैं। ब्यास किस नदी को कहा जाता है प्यारे दोस्तों? झेलम नदी को। और अगर मैं बात करूं परुसणी किस नदी का नाम है? तो बताएंगे सभी लोग परुसणी किस नदी का नाम है? परुसणी प्यारे दोस्तों यह जो है रावी नदी का नाम है। शतुद्री की मैं बात करूं, अगर मैं पूछूं शतुद्री किस नदी का नाम है? शतुद्री जो है प्यारे दोस्तों यह सतलज का यह पुराना नाम है। चलिए यहां तक सभी को अच्छे से बात समझ में आ रही है। और अगर मैं पूछूं अस्किड़ी किस नदी का पुराना नाम है? अस्किड़ी प्यारे दोस्तों यह जो है
चेनाब नदी का जो है पुराना नाम है। परुसड़ी जो है रावी नदी का नाम है, सतुद्री जो है सतलज नदी का, अस्किनी जो है चेनाब नदी का। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक और, अगर मैं बात करूं सदानीरा, सदानीरा जो है किस नदी का नाम है, किस नदी का जो है प्राचीन नाम है? तो प्यारे दोस्तों बताएंगे आप लोग गंडक, गंडक नदी का प्राचीन नाम जो है सदानीरा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हालांकि मैं 10 ही क्वेश्चन लाता हूं यहाँ पे, धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी आप लोगों की, मतलब क्वेश्चन की संख्या बढ़ेगी तो मैं क्वेश्चन ऑटोमेटिक बढ़ाते जाऊंगा। बस अभी तक के लिए बस इतना ही, 10 ही क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिए, इतने में ही आपको बहुत अच्छा फील होगा। चलिए तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां तक सभी को बात है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही जवाब है। ब्यास किसको कहा जाता है, किस नदी का पुराना नाम है? झेलम नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंचार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? प्यारे दोस्तों अंचार झील जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है ए, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और यहाँ पर डल झील, और झीलों की बात करूं जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झील है? डल झील, वूलर सबसे मीठे पानी की झील, वूलर झील और नागिन झील, नागिन। यहां पर सभी को बात समझ में आ गई? यहां तक सभी को बात समझ में आ गई? और अगर मैं आसाम की बात करूं, हाफलांग, हाफलांग, हाफलांग। और मैं बात करूं यहाँ पे, और मैं बात करूं यहाँ पे तमरंगा और दिहिंग, तमरंगा और दिहिंग। ये जो है 3 झील आपके आसाम में पड़ते हैं, यानी असम में। और बिहार में कौन कौन से हैं प्यारे दोस्तों? कंवर और गोगाबिल, गोगाबिल झील। सभी को यहां तक अच्छे से बात समझ में आ रही है? और अगर मेघालय की मैं बात करूं प्यारे दोस्तों, मेघालय की मैं बात करूं, एक तो है आपका उमियम, उमियम झील, उमियम झील, और आपका एक है वार झील। एक तो आपका है उमियम झील, एक तो है आपका वार झील। चलिए यहां तक सभी को बात अच्छे से समझ में आ रही है? तो अंचार झील प्यारे दोस्तों आपका कहा है जम्मू कश्मीर में। और आपके जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं? डल, वूलर और नागिन झील। वूलर सबसे मीठे पानी की झील है। आसाम में कौन कौन से झील है? हाफलांग, तमरंगा और दिहिंग। बिहार में कौन कौन से झील है? कंवर और गोगाबिल, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेघालय में आपके कौन से हैं? उमियम झील और वार झील, वार झील। ये झील है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, उमियम झील और वार झील। तो यहां तक सभी को बात समझ में आई? ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब होगा, जम्मू कश्मीर में आपका अंचार झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घास के मैदान नहीं है? पूछ रहा है निम्नलिखित में से, इन चारों में से आपका पूछ रहा है, इन चारों में से प्यारे दोस्तों पूछ रहा है इन चारों में से आपका कौन सा घास का मैदान नहीं है? तो स्टेपी जो है आपका घास का मैदान है, लानोज आपका घास का, डाउन्स आपका घास का मैदान है। स्टेपीज कहाँ है प्यारे दोस्तों? स्टेपीज कहाँ है? स्टेपीज कहाँ है? स्टेपीज एशिया, एशिया और यूक्रेन, यूक्रेन में है। लानोस कहाँ है प्यारे दोस्तों? लानोस आपका वेनेजुएला, वेनेजुएला, लानोस आपका वेनेजुएला है। डाउन्स कहाँ है प्यारे दोस्तों? डाउन्स प्यारे दोस्तों आपका है ऑस्ट्रेलिया। डाउन्स घास का मैदान प्यारे दोस्तों आपका है ऑस्ट्रेलिया में। चलिए यहां तक सभी को बाद में बात समझ आए? निम्नलिखित में कौन सा घास का मैदान नहीं है? प्यारे दोस्तों सेलवास जो है घास का मैदान नहीं, सेलवास यह एक प्रकार का वन है। यहां तक सभी को बात अच्छे समझ में आ रही है? सभी को बात अच्छे से समझ में आई कि स्टेपी जो है एशिया और यूक्रेन में रहता है, घास का मैदान है। लानोज मोस्ट इंपॉर्टेंट वेनेजुएला में, डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यहां तक सभी को बात में। और अगर मैं घास के मैदान की बात करूं, और अगर मैं घास के मैदान की बात करूं, सवाना, सवाना घास का मैदान आपका कहां है प्यारे दोस्तों? उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी को मैं करा रहा हूं। चलिए
मैं पूछूं वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, वेल्ड घास का मैदान जो है दक्षिण का, पहले या दूसरे प्रैक्टिस सेट में मैंने इसको पूछा था वेल्ड जो है घास का मैदान कहां पर है, तो आप लोगों ने जवाब दिया था वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका का घास है। और अब अगर मैं पूछूं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पंपास, पंपास घास का मैदान कहां है, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। यहाँ तक सभी को बात अच्छे समझ में आ रहा है। इन तीनों के अलावा ये आपके घास के मैदान और से हो गए। चलिए, तो सेलवार जो है आपका जो है कोई घास का मैदान नहीं है, यह एक प्रकार का वन है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तो प्यारे दोस्तों, राज्यों में सबसे कम क्षेत्रफल है आपका तमिलनाडु, जो कि सबसे नीचे की तरफ रहता है। इसका क्षेत्रफल कर्नाटक और तमिलनाडु का क्षेत्रफल। भारत का नक्शा आपके दिमाग में रहना चाहिए इसे बना चलिए, भारत का नक्शा आप लोगों के दिमाग में रहना चाहिए, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं यहां तक। चलिए, यहां तक सभी को बात समझ में आ रही है। ये रहा आपका, ये जो है आपका रहा तमिलनाडु वाला एरिया तमिलनाडु और कर्नाटक वाला एरिया जो है आपका ये रहा ये, और सबसे कम जो है आपका नीचे वाला भाग जो है तमिलनाडु का है, और ये जो है आपका पूर्वी एरिया है। यह जो है जम्मू कश्मीर वाला एरिया उत्तरी, और यह जो है गुजरात वाला एरिया सबसे पश्चिमी एरिया। चलिए, भारत का नक्शा आपके दिमाग में रहना चाहिए। यहाँ तक सभी को बात अच्छे समझ में आई। तो आपका सबसे कम क्षेत्रफल वाला, सबसे कम क्षेत्रफल का किसका है, किस राज्य का है? तो प्यारे दोस्तों आप लोग बताएंगे तमिलनाडु। चलिए, यहाँ तक सभी को बात अच्छे समझ आया। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए, यहां तक सभी को बात समझ। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो सातवां क्वेश्चन हमारा है, सातवां क्वेश्चन है हमारा प्यारे दोस्तों, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए का नाम अगर मैं पूछूं रासायनिक नाम, तो रेटिना विटामिन ए का रासायनिक नाम हो गया रेटिना। विटामिन बी का नाम हो गया थायमिन, थायमिन। और मैं विटामिन सी का नाम पूछूं तो बताएंगे एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए, विटामिन डी का नाम मैं पूछूं, विटामिन डी का नाम पूछूं तो आप लोग बताएंगे कैल्सी, कैल्सी फेराल। विटामिन डी का नाम मैं पूछूं तो आप लोग बताएंगे कैल्सी फेराल। चलिए, यहां तक सभी को बात अच्छे समझ में आ रही है। चलिए, अगर मैं पूछूं आपका विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी, रतौंधी। प्यारे दोस्तों, कौन सी रोग होता है? रतौंधी। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से होता है आपका बेरी बेरी रोग। और विटामिन सी की कमी से होता है आपका एस्कॉर्बिक रोग, स्कर्बी या स्कर्बी स्कर्बी भी इसको बोलते हैं, स्कर्बी रोग, स्कर्बी रोग। और विटामिन डी की कमी से होता है आपका रिकेट्स, रिकेट्स या सूखा रोग। यहां तक सभी को बात अच्छे समझ में आ रही है। तो संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है आपका प्यारे दोस्तों ए, जो है राइट आंसर हो जाएगा। ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर मैं पूछूं या एक और मैं पूछूं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है प्यारे दोस्तों? टोकोफेराल, टोकोफेराल। कॉपी में नोट कर लीजिए आप लोग, विटामिन ई का नाम टोकोफेराल। इसकी कमी से क्या होता है? नपुंसकता, नपुंसकता। इसकी कमी से नपुंसकता होता है। चलिए, विटामिन ई की कमी से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पांचों हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन आपका पूछ रहा है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला में मदद करने वाला आपका विटामिन कौन सा है? विटामिन ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु पूछ रहा है। लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु, लाल रक्त कोशिकाओं का आरबीसी भी हम लोग कहते हैं, रेड ब्लड कार्सेल्स या रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्प सेल्स। चलिए, इनकी औसत आयु कितनी होती है पहले दोस्तों? 120 दिन। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी का अन्य नाम, अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्तों यहाँ पे आरबीसी का और अन्य नाम क्या है, तो बताएंगे आप लोग एरिथ्रोसाइट्स। यहां तक सभी को बात अच्छे समझ में आ रहा है? एरिथ्रोसाइट्स होता है। और इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से होने वाला रोग, कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से कौन सा रोग होता है प्यारे दोस्तों? बताएंगे आप लोग। इसकी कमी से होता है एनीमिया। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है आपका प्यारे दोस्तों? आपका एनीमिया। चलिए यहां तक चलिए, तो आरबीसी की औसत आयु कितनी होती है? 120 दिन। अगर मैं बात करूं आरबीसी की खोज किसने किया था? आरबीसी की खोज जो है किसने किया था प्यारे दोस्तों? ल्यूवेनहाक। और अगर मैं पूछूं आरबीसी लाल, हमारा ब्लड लाल क्यों होता है? ब्लड हमारा लाल क्यों होता है? लाल क्यों होता है? खून हमारा लाल क्यों होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यहाँ पर हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में पाया जाता है, हमारे ब्लड में। इसी के कारण हमारा रक्त जो है लाल रहता है। तो लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है प्यारे दोस्तों? 120। यहां तक सभी लोग बात को याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है सेंटीमीटर में? तो आप लोग बताएं। यहाँ पर 25 होना चाहिए, यहाँ पर 25 होगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपकी होगी 25 सेंटीमीटर। यहां तक तो सभी लोग बात अच्छे समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है आपकी 25 सेंटीमीटर। आप कितना भी दूर अगर पास आंख को सटा लीजिए, किताब कितना भी आप पास लगा लीजिए, लेकिन अगर जिससे आपका 25 सेंटीमीटर से कम हुआ तो आपको बड़ा दिखाई देगा या दिखाई ही नहीं देगा। यहाँ तक सभी की बात है। सिर्फ आप 25 सेंटीमीटर आप अपने किताब को अपने आंख तक ले जा सकते हैं। आप जितना पास ले जाएंगे उतना ही आपको बड़ा दिखाई देगा। तो स्पष्ट दृष्टि देखने के लिए आपको न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या सूर्य की किरण की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं मेरे? तो एरिस्टोमीटर, तारों का चमक। एरिस्टोमीटर से क्या मापते हैं? एस्ट्रोमीटर से तारों का चमक। एरिस्टोमीटर से तारों का चमक मापते हैं। बैरोमीटर से वायुदाब और एक्टियोमीटर से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब, एक्टियोमीटर से आपका सूर्य की किरणों की तीव्रता मापा जाता है। यहां तक सभी को बात अच्छे समझ में आ रही है। एस्ट्रोमीटर से आपका तारों का चमकना, तारों का जो चमक होता है उसको मापा जाता है एस्ट्रोमीटर से। और एक्टियोमीटर से आपका मापा जाता है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को कहते हैं हम लोग एक्टियोमीटर। और बैरोमीटर वायुदाब को मापा जाता है। यहां तक सभी को बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो चलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मयूर सिंहासन को बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बताएंगे। शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह और जहांदार शाह। इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
सभी प्यारे दोस्तों, इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। आप लोग डेली के डेली प्रैक्टिस सेट देखते जाइए और कॉपी में नोट करके दोहराते जाइए। चलिए एक एक क्वेश्चन अगर डेली आप लोग याद करिए तो 365 दिन में आपका 365 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए, तो यहाँ तक सभी को बात अच्छे समझ में आ रही है। तो बस आज के लिए इतना ही। 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट मैं डेली लाता हूँ। तो 10 क्वेश्चन हमारे हो गए। एक क्वेश्चन मैं आपको लाता हूँ होमवर्क के रूप में। चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखिएगा अपना।